ग्रुप मध्ये पाण्यात सर आने के है ना? हाँ
सर आने को है ना। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. कौन गाने बजा रहा था रे अभी? सर पता नहीं. कोई तो भी गाने बजा रहा था अच्छे गाने. Yes, sir. कौन था? सर शांतनु करके था कोई. शांतनु. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. बोलिए कहाँ तक आए थे अपन? सर डिफरेंस लिखे थे आर्टरी एंड वेन्स. आर्टरी और वेन का हाँ सर. ब्लड Difference वेसल्स लिख चल रहा था सर. ब्लड डायग्राम बता दिया था ब्लड वेसल का. Yes, sir. Yes. आर्टरी का डायग्राम हो गया था और इसमें से दोनों का डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया था. Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन आर्टरी और वेन्स भी आपको बताया था. ठीक है सर कल का थोड़ा चार्ट में रिपीट करो. क्या रिपीट करना है? सर कल का थोड़ा चार्ट में रिपीट करो ना. कल कुछ नहीं डायग्राम देखी थी अपन ने 8.23 वाली, क्योंकि ज्यादा टाइम तो क्लास हुई नहीं थी तो इसलिए वो डायग्राम देखा था आर्टरी और वेन का. और उनका अपन ने डिफरेंस लिखा हुआ है जिसमें आर्टरी अपन ने लिखा है कि वो ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट. वेन्स ब्लड कैरी करती है टुवर्ड्स द हार्ट. आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी. आर्टरी जो रहेंगी, ये आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन था उसमें पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी जो आर्टरी होने के बाद में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. वेन्स में पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन था जो वेन्स होने के बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती थी. आर्टरी बॉडी में डीपली सिचुएटेड थी. वेन्स बॉडी में सुपरफिशियली सिचुएटेड है. आर्टरी में कोई वॉल नहीं रहते, वेन्स में वॉल होते हैं. आर्टरी में ब्लड हाई प्रेशर में फ्लो होता है, वेन्स में ब्लड लो प्रेशर में फ्लो होता है. ये कुछ अपन ने इसके पॉइंट्स देखे थे. ठीक है. और कैपिलरीज के बारे में अब आप पेज नंबर 173 ओपन करो. आप 173 पेज नंबर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 173 राइट हैंड साइड में ऊपर आपको वेन्स लिखा हुआ है. वहां पे वेन्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वो दी हुई है उसी के नीचे जो है वो आपको एक पोर्टल वेन करके लिखा हुआ है. देखो पोर्टल वेन लिखा गया. Yes, sir. अभी पोर्टल वेन उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है. देखो पोर्टल वेन एग्जाम्पल जैसे हिपैटिक पोर्टल वेन. Hepatic portal vein differ from the other normal vein in that it starts as a capillary from one organ and capillaries in some intermediate organ.
अब ये हिपैटिक पोर्टलिक सिस्टम रहता है अपने पास, जो आपके लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच का जो है वो ये आपको एक क्या मिलेगा, तो उसका कनेक्शन मिलेगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो उसमें जो ये पोर्टल वेन जो रहती है, कोई भी पोर्टल सिस्टम की पोर्टल वेन की अगर आप बात करोगे, तो बाकी नॉर्मल वेन से ये वेन जो है वो क्या करती है, डिफर करती है। क्योंकि बाकी अदर वेन्स में आप देखो तो कैपिलरीज आती है, कैपिलरीज से वेन्यूल बनते हैं, वहां से वेन्स बनती है। जनरली ये इसी टाइप का चलेगा कि ये जो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो कैपिलरीज है, वो कैपिलरीज ज्वाइन होती है ताकि उसके वजह से ये ऐसे जो है वो वेन्यूल्स बने, और वेन्यूल्स आके फिर जो है वो एक सिंगल जो बनाते हैं वो वेन बनती है, वेन। ठीक है, बट हिपैटिक कोई भी ऐसी पोर्टल वेन का मीनिंग क्या होता है, तो पोर्टल वेन ये एक अगर ऑर्गन है और ये दूसरा अगर ऑर्गन है, तो एक ऑर्गन से वो कैपिलरीज करके स्टार्ट होती है और दूसरे ऑर्गन में कैपिलरीज करके एंड होंगी, और ये जो इस तरीके की बड़ी वाली जो मिलेंगी आपको, इसको जो है वो यहाँ पे पोर्टल वेन कहा जाता है। इसलिए लिखा है कि पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि डिफर फ्रॉम द अदर नॉर्मल वेन इन दैट इट स्टार्ट्स एज अ कैपिलरी फ्रॉम वन ऑर्गन। ये वेन एक इससे स्टार्ट होती है एज अ कैपिलरी फ्रॉम वन ऑर्गन, एंड इन सम इंटरमीडिएट ऑर्गन भी वहां पे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरीज। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ लीवर, बिफोर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये पोर्टल जो सिस्टम रहता है, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, तो हार्ट के तरफ ब्लड जो है वो लेके जाने के पहले वो इस पोर्टल वाले जो है वो सिस्टम में आता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लीवर के साथ में इंटरकनेक्शन देता है। तो अगर आपको पोर्टल वेन के बारे में पूछा है, एमसीक्यू आता है या अदर कोई चीज, तो उसमें तो अपने को बताना है कि पोर्टल वेन जो रहती है वो एक ऑर्गन से कैपिलरी करके स्टार्ट होती है और दूसरे इंटरमीडिएट ऑर्गन में भी वो कैपिलरी के फॉर्म में क्या हो रही है, वहां पे एंड हो रही है। हिस्टोलॉजिकली जो वेन आल्सो शोज द 3 लेयर्स, जैसे कि आर्टरीज में अपने को दिखी थी 3 लेयर्स रहते हैं हिस्टोलॉजिकली। आउटर वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, मिडल वाला ट्यूनिका मीडिया है, और इनर वाला ट्यूनिका इंटीमा है। और बाकी अदर तो पॉइंट अपन ने उसके आगे के फिर लिखे हुए हैं जो अपन ने डिफरेंस में लिखे थे। अब कैपिलरीज के बारे में दिया हुआ, तो कैपिलरीज मतलब छोटी छोटी जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स है, उनका ये जो नेटवर्क बनता है वो यहाँ पे कैपिलरीज है। माइन्यूट ब्लड वेसल्स जो रहेगा, थीन वॉल रहती है और सिंगल लेयर वहां पे प्रेजेंट है कैपिलरीज में, स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। ध्यान में रखेंगे, उसको अंडरलाइन करके रखो। कैपिलरीज में जो है वो फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम का सिंगल लेयर है, जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है। एपिथेलियल टिश्यू है एक्चुअली, तो एपिथेलियल टिश्यू है, टिश्यू सेल से बना हुआ है, तो एक जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेंगी, और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके ऊपर वो सेल्स जो है वो क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे। तो वो सिंगल लेयर आपको वहां पे मिलेगा फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स का। दे आर मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि जब भी ऑर्गन और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, वो एक्सचेंज इस कैपिलरीज के लेवल पे ही होता है, क्योंकि कैपिलरीज बहुत ही थिन वॉल्ड है, तो उसके वॉल के थ्रू एक्सचेंज पॉसिबल है। कभी भी ये वेन या आर्टरी इसके लेवल पे कभी भी एक्सचेंज नहीं होता है, तो एक्सचेंज होगा ओनली एट द लेवल ऑफ द कैपिलरीज। वॉल ऑफ कैपिलरीज सिंगल लेयर से बनी हुई है, वो लिखा है, स्ट्रेचेबल रहती है, एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज अंडर द हाई प्रेशर। बहुत ज्यादा छोटी सी ब्लड वेसल है, उसमें से ब्लड जाएगा, तो छोटा डायमीटर है, तो उस वजह से बहुत हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है। Wall of capillaries bear the small endothelial pores or fenestrae। कैपिलरीज की वॉल में छोटे छोटे एंडोथेलियल पोर्स रहते हैं, या उन्हीं को फेनेस्ट्रे कहा जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है वो WBCs एस्केप हो सकते हैं। प्रोसेस का नाम अपन ने देखा था डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब जो WBCs है वो कैपिलरीज के स्क्वीजिंग होने की वजह से वहां से बाहर निकल जाना, और वो जहां से बाहर निकलते उसके लिए ओपनिंग कौन सा है, तो स्मॉल पोर्स, एंडोथेलियल पोर्स या फेनेस्ट्रे, जो ये कैपिलरीज के वॉल में प्रेजेंट रहते हैं। उसके वजह से स्क्वीजिंग जब वो ब्लड वेसल्स का होता है, तो WBC वहां से एस्केप करेंगे। प्रोसेस का नाम जो है वो डायपेडेसिस कहा जाता है, डायपेडेसिस। ठीक है, तो ये जनरल एक शॉर्ट नोट लगे कैपिलरीज के ऊपर अपने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ब्लड वेसल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।
उसके बाद आप अगर सेम पेज पे अगर देखोगे 173 पे, तो वहां पे पल्स लिखा हुआ है। और पल्स अभी क्या होता है, मैंने आपको पल्स के बारे में अपनी बात हुई थी क्या नहीं, यहाँ पे ये नहीं पता बोर्ड्स के इसमें पल्स क्या रहता है करके। तो पल्स का मीनिंग क्या है, तो अपना ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट के जो चेम्बर्स है, ये चेम्बर्स में यहाँ पे अपर वाले एट्रिया होते हैं, लोअर वाले वेंट्रिकल्स है, साइड के हिसाब से ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड, यहाँ से ओपनिंग्स, इधर से आने वाली जो पल्मोनरी वेन्स है, इधर आने वाली सुपेरियर वेना कवा, इधर वेना कवा, और यहाँ पे रहने वाला एओर्टा। होता क्या है इसमें, जब भी ब्लड फ्लो होता है, पंप होता है, वेंट्रिकल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट वेंट्रिकल जो है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उसको वो ब्लड यहाँ से सिर्फ लंग्स के पास ही भेजना है, तो ये ज्यादा पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पर लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है, इसको इस ओपनिंग से ब्लड को यहाँ एओर्टा में लाना है, और एओर्टा से फिर ऑल ओवर द बॉडी उसके डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू क्या करना है, उसको ब्लड को पंप करना है। और पूरे बॉडी में अगर जब इसको ब्लड पंप करना है, तो ये लेफ्ट वाला वेंट्रिकल क्या होता है, पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो ब्लड को पंप कर देता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड में एक प्रेशर वेव क्रिएट होती है, प्रेशर वेव, और दैट प्रेशर वेव क्रिएटेड इन द ब्लड ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसी को नाम दिया जाता है पल्स। पल्स बोलते हैं उसको, प्रेशर वेव। जो एक प्रेशर वेव जो है वो क्रिएट हो रही ब्लड में वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और वो प्रेशर वेव पूरे फिर आर्टरीज में ऐसे ट्रैवल करते हुए पूरे बॉडी में जाएंगे। सो प्रेशर वेव क्रिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो ब्लड में जो पेज नंबर 173 लेफ्ट हैंड साइड में नीचे टॉपिक मिलेगा आपको पल्स। और वो पल्स का मीनिंग क्या है कि ये वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ब्लड में जो एक प्रेशर वेव क्रिएट हो रही है, उस प्रेशर वेव को ही नाम दिया जाता है पल्स। और ये पल्स जो है, यहाँ से ब्लड आर्टरीज के थ्रू जाने वाला है बॉडी में, तो वो पल्स जो है वो आर्टरीज के थ्रू क्या होती है, ट्रैवल करती है। लिखा हुआ उसमें इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव दैट ट्रैवल थ्रू। सीरीज क्यों, क्योंकि एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पल्स मतलब वेव जनरेट हुआ, फिर से नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट साइकिल में फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर जनरेट होगा, तो सीरीज कहा गया उसको। सीरीज ऑफ प्रेशर वेव ट्रैवल थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल, दैट इज कॉल्ड पल्स। अब ये पल्स जो है हार्ट के पास, जहां ये पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट के पास वो पल्स ज्यादा पावरफुल रहती है, लेकिन जैसे वो बॉडी में दूर तक के ऑर्गन तक पहुंचेंगी तो वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, फिर ग्रेजुअली बिकम्स वीक इन द आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट। इसको अपन जो है वो इस प्रेशर वेव को अपन फील कर सकते, मतलब पल्स को फील कर सकते बॉडी में, आर्टरीज में जनरली। बट अपन ने देखा था कि आर्टरीज जो है वो बॉडी में कैसी है, वो डीपली सिचुएटेड है। तो ऐसे वक्त ऐसी कुछ आर्टरीज भी अपने बॉडी में है जो सुपरफिशियल लेवल पे, ऊपर के लेवल पे। और सुपरफिशियल लेवल पे जो आर्टरीज है वो अपनी ये जैसे कि फेशियल आर्टरी हो गई, ब्रैकियल आर्टरी है यहाँ की, या फिर रिस्ट में रहने वाली रेडियल आर्टरी है। और जनरली पल्स को फील करने के लिए इस रेडियल आर्टरी का यूज होता है। रेडियल आर्टरी एट रिस्ट, रेडियल आर्टरी जो आपके रिस्ट पे प्रेजेंट है, उसका यूज होता है ये पल्स को जो है वो क्या करने के लिए, उसको फील करने के लिए पल्स को। इसलिए वहां पे लिखा भी है कि इट कैन बी फेल्ट इजीली इन सुपरफिशियल। रेडियल वर्ड किससे रिलेटेड है? कौन सा सर रेडियल वर्ड? रेडियल ये आर्टरी है, रेडियल आर्टरी। और ये आर्टरी आपके रिस्ट में यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, रेडियल आर्टरी। हेपेटिक लिवर के लिए है और इसके लिए पल्मोनरी आर्टरी है, तो रेडियल आर्टरी हैंड्स के लिए है बस। हैंड्स के लिए मतलब यहाँ पे आपके दो बोन्स है फोर आर्म में, एक रेडियस है एक अल्ना है। तो रेडियस के साइड से जो आर्टरी आती है इसलिए उसको रेडियल आर्टरी कहा जाता है। ओके। तो वो रेडियल आर्टरी जो रिस्ट में प्रेजेंट है सुपरफिशियल लेवल पे, उसका जनरली यूज किया जाता है टू फील द पल्स एंड टू काउंट द पल्स। तो वहां पे लिखा भी है कि इट कैन बी फेल्ट इजीली इन द रिस्ट, इजीली इन द सुपरफिशियल आर्टरी लाइक रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट एंड कैरोटिड आर्टरी इन द नेक। ये अपने नेक रीजन में लेटरल साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड में कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी मतलब हार्ट टू ब्रेन जाने वाली आर्टरी,
तो उसमें भी अपन ये पल्स को क्या कर सकते, फील कर सकते। पल्स कैन बी फेल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द बॉडी। ऑल लोकेशंस वेयर द पल्स कैन बी फेल्ड आर शोन इन द फिगर। एक डायग्राम आपको नेक्स्ट पेज पे 8.27 वाला दिया हुआ है और वहां पे आपको पता चलेगा कि वो पॉइंट्स दिए हुए हैं कि जहां अपन ये पल्स को क्या कर सकते, फील कर सकते। उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाली साइड में टेम्पोरल आर्टरी होती है, ये टेम्पोरल आर्टरी के पल्सेशंस आप फील कर सकते। कैरोटिड आर्टरी रहेंगी, फेशियल आर्टरी जो आपके मैंडिबल के साइड में आप फील कर सकते हो, उसको थोड़ा सा प्रेस करके। फेशियल आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी जो यहाँ पे आपके एल्बो जॉइंट में प्रेजेंट है, इसमें अपन पल्स को फील कर सकते हैं। रेडियल आर्टरी है जो रिस्ट में प्रेजेंट है, वहां पे आपके फीमोरल आर्टरी जो कमर वाले रीजन में, फीमर वाला जो बोन है आपके थाई बोन, तो वहां पे प्रेजेंट रहने वाली फीमोरल आर्टरी आपके नी जॉइंट के पीछे रहती है, वो पॉप्लिटियल आर्टरी लिखी हुई है। आपके पैर में जो है वो टिबिया नाम का जो बोन है, टिबिया और फिबुला, लोअर लेग के दो बोन्स है, टिबिया और फिबुला, तो उसमें टिबिया के पीछे में पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी है और डायरेक्ट आपके फुट में फिर जो है वो डॉर्सलिस पेडिस करके जो आर्टरी है। ये कुछ आर्टरीज है, कुछ पॉइंट्स है जहां पे अपन क्या कर सकते हैं, इस पल्स को फील कर सकते हैं। अब उसके बाद एक वहां पे उस डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है पल्स रेट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट। पल्स रेट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट, ये फॉर्मूला वहां पे दिया हुआ है। हार्ट रेट अपने को पता है 72 है, तो पल्स का रेट कितना होना चाहिए फिर इस हिसाब से? 72। 72 लेकिन कैसे होना चाहिए या क्यों होगा, ये कैसे होना चाहिए और क्यों होगा बताइए। सर एक हार्ट बीट में एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी रहेगा तो उतना पल्स रेट रहेगा। क्योंकि अपने को पता है कि जब एक हार्ट बीट होती है तो एक हार्ट बीट के वक्त हार्ट के सभी चेंबर एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते और एक बार रिलैक्स होते। इसका मतलब एट्रिया एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सभी लोग एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने वाले। तो इसका मतलब अभी अपन देख रहे हैं कि पल्स मतलब वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्रिएट होने वाली है। तो पल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन एक हार्ट बीट में, ये वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन एक हार्ट बीट में एक ही बार होगा। एक हार्ट बीट में वेंट्रिकल अगर एक ही बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो उसके वजह से एक हार्ट बीट में एक ही पल्स जनरेट होंगी। और ऐसे हार्ट रेट अपना कितना रहता है, 72 रहता है 1 मिनट में। इसका मतलब 72 अगर हार्ट बीट हो रही तो वेंट्रिकल भी 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो पल्स भी 72 ही जनरेट होने वाला है। इसलिए वहां पे लिखा हुआ है कि पल्स रेट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट। पल्स रेट इक्वल्स टू हार्ट रेट। उसमें फिर आगे वही पे लिखा हुआ है, देखो पल्स रेट इज हायर देन नॉर्मल। और जब ये पल्स का रेट या हार्ट का रेट अपन बोलेंगे, अब हार्ट रेट मतलब पल्स रेट है, वो उसकी दो कंडीशंस है कि नॉर्मल और जो है वो नॉर्मल से ज्यादा और नॉर्मल से कम। एक कंडीशन को नाम लिखा हुआ है टैकीकार्डिया, और एक को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ये दो टर्म्स आपको वहां पे मिलेंगे जहां जिसमें नॉर्मल से कुछ मिलेंगे आपको पल्स रेट या हार्ट रेट में। टैकीकार्डिया वो है कि फास्ट हार्ट रेट मतलब नॉर्मल जो है उसके हिसाब से फास्ट, तो 100 बीट्स पर मिनट। 100 बीट्स पर मिनट। जो नॉर्मल 72 का नंबर है वो 100 के ऊपर जा रहा है, तो हार्ट रेट बढ़ रहा है मतलब पल्स रेट भी बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन को टैकीकार्डिया बोलते हैं। और ब्रैडीकार्डिया मतलब बिलो 60 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल 72 है, यहाँ पे जो है वो 1 मिनट में कितना हो रहा है, तो 60 बीट या उससे भी कम, तो बिलो 60 बीट्स पर मिनट ब्रैडीकार्डिया है एंड अबव 100 बीट्स पर मिनट टैकीकार्डिया होता है। तो ये दो टर्म्स है वो अपने को यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें पल्स रेट एक में जो है वो नॉर्मल से हाई होता है और एक में जो है वो नॉर्मल से लो होगा। टैकीकार्डिया एंड ब्रैडीकार्डिया, हाई पल्स रेट या हाई हार्ट रेट जो मिल रहा है नॉर्मल से ज्यादा, और यहाँ पे जो है वो एक स्लो हार्ट रेट मिल रहा है या स्लो पल्स रेट बोल सकते हैं अपन, नॉर्मल से जो है वो कम। ये दो कंडीशंस वहां पे दी हुई है, देखो। ठीक है, यस सर। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया?
यस सर। यस सर। चलो आगे पढ़ेंगे। सर नोट ये करना है। veins दिखने में ग्रीन कलर की होती है क्या? वेन्स रहती है वेन्स, हाँ उसमें सर, ग्रीन क्यों दिखते वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो एक्चुअल में वो ग्रीन ना होते हुए उसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से, अब ओरिजिनली ब्लड अपना रेड कलर का है, उसमें कार्बन जो है वो ज्यादा है, तो रेड ब्लैक मिलाकर वो वैसा एक कलरेशन अपने को मिलता है, वो ग्रीनिश कलर का, और सुपरफिशियल लेवल पे इस वजह से वो अपीयरेंस अपने को मिलता है। सर आर्टरी का कलर कौन सा है सर? रेड मिलेगा भाई, और क्या, क्योंकि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ज्यादा, रेड कलर का पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से ब्लड रेड कलर का जब उसमें से फ्लो होगा, आप एक आधी ट्रांसपेरेंट चीज लो, ट्रांसपेरेंट जैसे पाइप लिया हुआ है, उसके अंदर से रेड कलर का कोई अगर फ्लूइड पास कर रहे तो वो पूरा पाइप रेड दिखेगा आपको, ट्रांसपेरेंसी गायब हो गई उसकी, तो वैसे आर्टरीज जो है वो रेड कलर की मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लड टैकीकार्डिया हाई बीपी को ही बोलते हैं ना? हाई ब्लड प्रेशर अलग चीज हो गया। टैकीकार्डिया मतलब कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में आपका हार्ट रेट नॉर्मल से ज्यादा अगर बढ़ रहा है, दैट कंडीशन इज नॉर्मल पे आ सकते हैं अपन। ब्रैडीकार्डिया स्लो हार्ट रेट, कुछ समय के लिए वो कम हो गया, दैट इज ब्रैडीकार्डिया। ब्लड प्रेशर अलग चीज होती है, जो अभी आगे अपन देख रहे हैं ब्लड प्रेशर, जिसको बीपी कहा जाता है। और ये ब्लड प्रेशर मतलब अपने को पता है कि जो वेन्स होती है उनका ल्यूमेन बहुत ज्यादा है, और ल्यूमेन बहुत बड़ा होने की वजह से वहां पे ब्लड का कोई प्रेशर मिलेगा ही नहीं आपको। जबकि आर्टरीज की बात करेंगे तो आर्टरीज का ल्यूमेन अपन ने देखा था एज कंपेयर टू वेन्स नैरो, और नैरो ल्यूमेन होने की वजह से उसमें ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर में फ्लो होता है। तो वो जो ब्लड प्रेशर है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर को सिंपली अपन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। अपन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलो, या फिर उसी को दूसरा वर्ड होता है कि उसको अपन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी जो है वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपने को प्रेशर हमेशा सिर्फ आर्टरीज में ही मिलता है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर को आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी कहा जा सकता है। तो होता क्या है, जब कोई ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल मतलब मेनली कौन, तो आर्टरीज, और ये जो आर्टरी होती है इसमें से जब ब्लड जब पास हो रहा है, जब ब्लड इसमें से फ्लो होते हुए जा रहा है, तो जब इसमें से ब्लड फ्लो होते हुए जाएगा तो वो ब्लड जो है वो क्या करता है, इसके वॉल के ऊपर, आर्टरीज के वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल बोलो, या फिर डायरेक्टली ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी बोल सकते, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट कर रहा है, और वो ब्लड काय के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो वॉल के ऊपर आर्टरी के या ब्लड वेसल के। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी या फिर ब्लड वेसल, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, और अदरवाइज इट इज कॉल्ड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको स्पिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर ये ब्लड प्रेशर को जो है वो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और जनरली अपने को ब्लड प्रेशर कहाँ मिलता है, तो आपको अभी बताया आर्टरीज में ही मिलेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली अपन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है उसमें दो टाइप के ब्लड प्रेशर मिलेंगे अपने को। दो टाइप के ब्लड प्रेशर मतलब एक मिलता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक बीपी। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सिस्टोल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन है। तो जब हार्ट का जो चेम्बर मतलब जो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो ब्लड को पावरफुली जो पंप कर रहे हैं वहां से, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो ब्लड प्रेशर मिलता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना, जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो प्रेशर मिलेगा, तो प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर।
और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू मिलता है अपने को 120 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का वैल्यू है ये 120 mm ऑफ Hg। और दूसरा वाला जो प्रेशर मिलता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और 80 mm डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो जो ब्लड प्रेशर आपको मिलेगा ऐसे ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, क्योंकि डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन है, तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन जो ब्लड प्रेशर मिल रहा है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और ये रहता है कम से कम कितना, तो मिनिमम 80 mm ऑफ Hg। और इसी वजह से जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक एडल्ट पर्सन का, वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी एडल्ट पर्सन का अपन जब लिखते हैं उसको, तो 120/80 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेजर करते वक्त जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं अपन स्पिग्नोमैनोमीटर, उसमें मर्क्यूरी जो है वो मेटल लिया रहता है, और वो मर्क्यूरी वहां पे लेने की वजह से अपने को वहां पे mm ऑफ Hg का जो है वो यूनिट लिया जाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये लिया जाता है इसमें, तो नॉर्मली ऐसा लिखेंगे। और जब इसमें से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को माइनस कर दोगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को जब माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे पल्स प्रेशर बोलते हैं उसको। और ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120, वहां से माइनस कर दिया 80, 40 mm ऑफ Hg, पल्स प्रेशर का मिलेगा, पल्स प्रेशर। तो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। एक मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि पल्स प्रेशर क्या होता है, तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का डिफरेंस उसको पल्स प्रेशर बोलेंगे। और यहाँ पे ये पल्स मतलब जो अभी अपन ने प्रेशर वेव की अगर जो बात कर रहे थे वो उससे रिलेटेड नहीं है, ये वहां पे उसको सिर्फ पल्स प्रेशर कहा गया। और वो पल्स प्रेशर मतलब क्या है, तो डिफरेंस दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन एक तो पल्स प्रेशर को डिफाइन करने के लिए आ सकता है, या तो फिर एमसीक्यू में आ सकता है कि पल्स प्रेशर इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन इज, और वो पल्स प्रेशर अगर आपको पूछा जाए तो वो प्रेशर कितना लिखेंगे आप 40, क्योंकि उसमें फिर 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे ए ऑप्शन है 120 mm ऑफ Hg, बी है 80 mm ऑफ Hg, सी है 40 mm ऑफ Hg और डी है 200 mm ऑफ Hg। मतलब दोनों का एडिशन करके भी तब अपने को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि वो कितना रहता है यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg। और ये जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल वैल्यू तो 120/80 है, और ये जब कभी कम ज्यादा हो जाता है, एक तो बढ़ेगा एक तो कम होगा, तो ये इंडिकेट करता है हार्ट का नॉर्मल जो है वो माल फंक्शनिंग ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ये वैल्यू अपने को कम ज्यादा होते हुए अगर दिख रहा है तो ये इंडिकेट करता है फिर हार्ट का माल फंक्शनिंग, मतलब हार्ट का जो है वो यहाँ पे प्रॉपर जो फंक्शनिंग चल रहा था वो कहीं तो भी डिस्टर्ब हुआ है, रीजन चाहे कोई भी हो, उसका इफेक्ट हार्ट के वर्किंग के ऊपर आया और जिस वजह से ब्लड प्रेशर का वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या हुआ है तो ये कम ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लो, फिर आगे का पार्ट देखते हैं। नोटेड सर। Noted, sir. नोटेड सभी का हुआ क्या? वेट लिखो लिखो। सर वो कल के टेस्ट में आपने जो कॉपी में लिखा के दिए है वो लिखेंगे तो चलेगा ना? कौन सा क्या टेस्ट? कल टेस्ट है ना? कल टेस्ट है। हाँ सर, इनहेरिटेंस और वेरिएशन Yes, का sir. आपने जो रीजंस वगैरह लिखा के दिए तो वो लिखेंगे तो चलेगा ना? मतलब बुक की लैंग्वेज नहीं रहेगी फिर भी। टॉपिक कौन सा बोले टेस्ट का? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस टॉपिक, मेंडल का टॉपिक Yes, है। यस सर।
उसके ऊपर 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव टेस्ट है आपका कल, राइट? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चंस जो रहेंगे वो जो पढ़ाया गया है उसी में से रहेंगे, और जो आप लोगों को मैंने जिस तरीके से बताया था कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं कॉपी में, उसको जिस तरीके से नोट डाउन करने के लिए कहा गया था, आपको वैसा ही उसमें लिखना है अपने Yes, sir. ओन लैंग्वेज में। मैंने कहा था आपको वो चीजें सब लिखने के लिए, ना, और आपको उसी पैटर्न से वो सब लिखना पड़ेगा अभी। ओके सर। चलो यहाँ तक नोट डाउन हो गया सभी का? Yes, sir. यस सर। Yes, आगे sir. Yes, sir. उसके आगे जो है वो, जैसे अभी आपको बताया कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजेस हो सकते हैं, और उसमें होने वाले चेंजेस इंडिकेट क्या करते हैं, तो हार्ट का माल फंक्शनिंग इंडिकेट करते हैं। तो अब उसके लिए जो है वो कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन Sir, video is pause. Sir, सर वीडियो पॉज हो गया है। Sir, video But- pause. Yeah. Sir, video pause. वेट हो जाता है, वो क्लियर हो जाएगा। Sir, board बहुत blur है. ब्लर है? Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर अभी, ठीक है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन इन ब्लड प्रेशर। हो सकता है इसमें 2 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी बीपी नॉर्मल वाला जो बीपी है वो अगर डेविएट कर रहा है, वो अगर कम ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे फिर कुछ रीजन, तो इन जनरल ओवरऑल जब देखा जाता है कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, 2 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि राइट, वीडियो अटक रहा है। Yes, sir. बहुत अटक रहा है वीडियो और बहुत blur है. सर आपका वीडियो स्पॉटलाइटेड नहीं है. सर अभी क्लियर है. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फैक्टर्स देख रहे हैं अपन कि कौन से फैक्टर्स ऐसे रिस्पॉन्सिबल है जो आपके ब्लड प्रेशर को कम ज्यादा करने के लिए जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। उसमें एक एक फैक्टर के बारे में लिखेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन इन ब्लड प्रेशर। तो एक तो हाई हो सकता है, नॉर्मल से ज्यादा, नहीं तो फिर नॉर्मल से कम हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर। उसमें फैक्टर
सर क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए ना। Describe factors responsible for deviation in blood pressure. माइक किसका ऑन हो? माइक ऑफ कर दो। माइक ऑफ करो। देखो अभी ये जो फैक्टर्स है उसमें से सबसे फर्स्ट वाला फैक्टर मतलब हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, और हार्डनिंग ऑफ आर्टरी को एक मेडिकल टर्म, साइंटिफिक टर्म रहता है जिसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अपनी जो आर्टरीज है, ये आर्टरीज के वॉल में जो मिडल वाला जो लेयर था, ट्यूनिका मीडिया, वहां पे इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते, इलास्टिक फाइबर्स। और वो इलास्टिक फाइबर वहां पे प्रेजेंट होने की वजह से जब भी कभी अगर उस आर्टरी में एक्स्ट्रा अमाउंट का ब्लड अगर आ भी जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, तो उस वक्त वो आर्टरी की वॉल क्या होती है कि स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच। और जैसे वो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लड का निकल गया, वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है। ये इलास्टिसिटी इसमें प्रेजेंट रहती है। और वो इलास्टिसिटी जो है अपन अभी इतने लॉन्ग टर्म से, अपना बर्थ होने का था तब से लेकर वहां से अपन ने हार्ट का ये इनका आर्टरीज का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जब तक अपन है तब तक वो जो आर्टरीज है उनका अपन यूज कर रहे, 30 इयर्स 40 इयर्स 50 60, जब तक भी अपन यहाँ पे जो है वो तब तक। तो ये कंटिन्यूअस कांस्टेंट यूज के वजह से क्या होता है कि आगे एक स्पेसिफिक एजिंग प्रोसेस की वजह से ये इसके वॉल की जो इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी वो आर्टरी लूज कर देती है, और वो आर्टरी क्या हो जाती है? हार्ड। तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरी मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसके वजह से क्या होता है, अगर ये हार्ड हो गई तो वो एक्सपांड नहीं हो पाएंगी, वो जैसी है उतनी रहेंगी। तो उस वक्त वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लड का है वो एक्स्ट्रा प्रेशर इसके वॉल के ऊपर देगा, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो सकता है, अपना बढ़ सकता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। दूसरा जो फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होता है डिपोजिशन ऑफ fatty substance in the wall of arteries. इसको एक टर्म दे सकते, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस, फैटी सब्सटेंस का होने वाला डिपोजिशन। अब अगर इस आर्टरीज के वॉल में अगर कोई जैसे कोलेस्टेरॉल है, फैट्स है, कोई सॉल्ट्स है, कैल्शियम्स है, कोई हो गए, तो वो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, बीच में पॉज हो रहा है सर, वीडियो पॉज हो रहा है। आवाज नहीं आ रही है सर बीच में सर वीडियो क्या हो रहा है? सर। अभी क्लियर है वीडियो बीच में पॉज हो जाता है और उनकी आवाज नहीं आती है फिर। यस सर, लैग हो रही सर। सर अभी बहुत ब्लर है। यस सर, कुछ नहीं दिख रहा सर कुछ भी नहीं दिख रहा। नेटवर्क क्रेड है सर। यस सर। पूरे आधे अल्फाबेट दिख रहे सर।
क्या दिख रहे सब? आधे आधे अल्फाबेट दिख रहे सर। क्लियर हो गया सर अब। सर वो बीच बीच में और क्लियर हो clear जाता है है, फिर और clear हो ब्लर हो जाता है। ब्लर है सर, दिख रहा है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? सर वो धीरे धीरे ब्लर होता है फिर नहीं clear होता है। ब्लर हो गया सर फिर। सर क्लियर हो गया अभी। ठीक है सर। सर ब्लर हो गया अभी। सर फिर से होगा सर ब्लर। क्लियर है। यस सर क्लियर है अभी। क्लियर है? यस यस सर। Okay, so factors responsible for deviation in blood pressure देख रहे हैं अपन कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर अपना लो हो सकता है या हाई हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो पहला वाला जो फैक्टर है वो मैंने लिखा है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरी के वॉल का इलास्टिसिटी अगर समझो कम हो गया, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, तब आपका ये जो ब्लड प्रेशर है वो जो है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। दूसरा लिखा है कि अगर ये आर्टरीज के वॉल में इनर साइड से डिपोजिशन अगर होता है कोई फैटी सब्सटेंस का, फैटी सब्सटेंस में कोई फैट्स है, कोलेस्टेरॉल है, कोई सॉल्ट्स है, कैल्शियम जैसे, उन सब का अगर डिपोजिशन हो रहा है तो वहां पे एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा प्लाक बन जाता है, प्लाक। ये जो डिपोजिशन है उसको प्लाक, और ये जो प्लाक है इसके वजह से आर्टरीज का इंटरनल ल्यूमेन क्या हो जाएगा, कम। तो एक्स्ट्रा ब्लड जब आएगा वहां पे तो वो ब्लड क्या करेंगे, आर्टरी के वॉल के ऊपर एक्स्ट्रा में प्रेशर और एक्सर्ट करेगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और ये जो डिपोजिशन वाली कंडीशन है इसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। इसके अलावा रीनल डिसीज, रीनल डिसीज मतलब कोई किडनी रिलेटेड डिसीज। किडनी में अगर कोई डिसीज है तो इसके वजह से भी इसका इफेक्ट सीधा सीधा ब्लड प्रेशर के ऊपर आता है। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड को फिल्टर करके फिर उसको जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें सेपरेट करो और उसको बॉडी के बाहर यूरिन में से एक्सक्रीट करो। तो एनी रीनल डिसीज, कोई भी किडनी फेलियर हो गया, किडनी स्टोन हो गया, ऐसी कोई भी किडनी रिलेटेड अगर डिपॉजिट रहती है तो उस रीनल डिसीज के वजह से भी ब्लड प्रेशर के ऊपर उसका इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है इमोशन। रीनल डिसीज से बढ़ेगा कि कम होगा? भी नहीं समझ रहा सर, बीच बीच में पॉज हो रहा है। सर रीनल डिसीज से बढ़ेगा कि कम होगा? रीनल डिसीज में ब्लड प्रेशर डिपेंड करता है कौन से टाइप का रीनल डिसीज है, उस वजह से इंक्रीज भी हो सकता है, नहीं तो फिर डिक्रीज, लो बीपी या हाई बीपी। अब वो किडनी फेलियर है, किडनी स्टोन है, या और किडनी रिलेटेड, किडनी के ऊपर स्वेलिंग आई है, सर वीडियो इज पॉज। डिपेंड्स ऑन व्हिच टाइप ऑफ रीनल डिसीज इट इज, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। बोलिए सर, अगर पहले से बीपी है और फिर सर रीनल डिजीज हो गया तो? हाँ, पहले से ब्लड प्रेशर है और ब्लड प्रेशर को अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहे तो उसमें, क्योंकि कैसा रहता है ना, ब्लड प्रेशर एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो आपको मेडिसिन शुरू हो जाती है। यस सर। टाइम टू टाइम लेना ही होता है ना, उसमें कोई भी जो है वो डिस्टरबेंसेस आप नहीं कर सकते। अब आपकी मेडिसिन शुरू है ब्लड प्रेशर के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको मेडिसिन शुरू है,
और फ्यूचर में आगे चल के कोई रीनल डिसीज आता है तो आपका बीपी और ज्यादा बढ़ेगा एंड दैट विल लीड्स टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन आल्सो, मतलब दैट रिजल्ट इन द हार्ट अटैक आल्सो। उसका इफेक्ट सीधा सीधा हार्ट के ऊपर आएगा। फिर सर ज्यादा मेडिसिन लेने से रीनल डिसीज आएगा सर? क्या ज्यादा क्या सर हाँ डेली मेडिसिन लेने से रीनल हो सकता है। ज्यादा मेडिसिन मतलब उसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि जब भी मेडिसिन अपन जब लेते हैं कोई भी, तो मेडिसिन लेने के बाद में उसका इफेक्ट जो है वो किडनी और बेसिकली लीवर के ऊपर रहता है, किडनी और लीवर। तो इसलिए ज्यादा अगर उसके वजह से इस कोई भी छोटी छोटी काम के लिए अगर जैसे नॉर्मली सर दुख रहा है, अपन उसको वेट न करते हुए तुरंत मेडिसिन ले रहे हैं, तो ऐसे वीडियो किडनी के ऊपर। सर कोई वीडियो अटक रहा है, समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दें एक बार। 2 सेकंड में आ जा रहा है ना, लेकिन 2 सेकंड में तो आ जा रहा है वापस। समझा के दो ना। किडनी रिलेटेड अगर डिसीज अगर कोई होता है तो वो किडनी रिलेटेड डिसीज का इफेक्ट आता है आपके जो है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर, और साथ में जो इमोशंस है, इमोशन है ना, जिसमें हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। तो हार्मोन्स के कभी कभी इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कभी कभी अपन बहुत ज्यादा हैप्पी मोड में चले जाते हैं, एलेटेड मोड में, कभी डिप्रेस्ड मोड में आ जाते हैं, सैडनेस। तो ऐसे कंडीशन में इमोशंस के वजह से भी जो है वो ब्लड प्रेशर आपका इमोशनल कंडीशन की वजह से बढ़ सकता है। और एक ओबेसिटी एक्सेसिव वेट गेन, मोटापा जिसको बोलते हैं अपन, तो उस कंडीशन में भी ये जो ओबेसिटी है उस कंडीशन में भी क्या होता है, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो इंक्रीज होगा। ये कुछ 5 फैक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये फैक्टर्स है, 2 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है कि फैक्टर्स एनलिस्ट करो जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेविएशंस इन ब्लड प्रेशर, तो वो आप लिख लेंगे वहां पे जो है वो फैक्टर्स। नहीं समझा ये। आपने सर लास्ट पॉइंट क्या लिखा सर? ब्लर क्या बोले मुझे समझा नहीं। सर इमोशन के नीचे क्या लिखा सर? आप ओबेसिटी लिखा हुआ है, ओबेसिटी, OBE। क्लियर है सर एक बार रिपीट करो ना पूरा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन इन ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। तो जो ब्लड प्रेशर जो है उसको कम करने के लिए या कभी ज्यादा होने के लिए इन जनरल जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, वो फैक्टर्स की यहाँ पे अपने को यहाँ मिल रहा है। पहला फैक्टर मतलब वीडियो इज पॉज। सर वीडियो पॉज हो गया सर। वीडियो पॉज हो गया है। सर 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 वीडियो इज पॉज। सर वीडियो पॉज हो गया। हेलो सर। सर वीडियो चला गया। अभी है क्या? यस क्लियर है सर। चला गया और बैक हो गया। स्पॉटलाइटेड नहीं। हार्डनिंग वीडियो स्पॉटलाइटेड नहीं है आपका। स्पॉटलाइटेड नहीं है। क्लियर है सर। सर सर स्पॉटलाइटेड नहीं है वीडियो। एक मिनट अभी हुआ। अरे तुम लोग चिल्लाओ मत। हो गया स्पॉटलाइट? अभी हो गया क्या? यस सर। यस सर। मैं फिर से ये रिपीट कर देता हूं, सुनो इसको। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो डेविएशन होता है ब्लड प्रेशर में उसके लिए, तो एक हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज आता है। हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज का मतलब क्या होता है कि जब आपके आर्टरीज का इलास्टिसिटी जो है वो जब अगर कम हो जाता है तो आर्टरीज हार्ड हो जाएंगी, और वो जो हार्ड होंगी तो उस कंडीशन को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। दूसरा ऐसा है कि फैटी सब्सटेंस का अगर डिपोजिशन हो रहा है आपके आर्टरीज में,
फिर फैटी सब्सटेंस में कोलेस्टेरॉल हो या फिर अदर कोई भी चीज हो, ऐसी कोई भी चीज जाके आर्टरी में अगर डिपॉजिट हो रही है तो उसके वजह से फिर यहाँ पे उसका जो है वो इंटरनल ल्यूमेन कम हो सकता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो डिपॉजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द आर्टरीज, उसको उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। रीनल डिसीज, कोई भी किडनी रिलेटेड डिसीज अगर रहेगा तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन ब्लड प्रेशर। आपके इमोशंस, एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, एक्सट्रीमली सैडनेस, जो हार्मोन्स जो चीजें आपके बॉडी में करवा रहे, इसका रिजल्ट भी आता है ब्लड प्रेशर के ऊपर। एंड ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, एक्सेसिव वेट गेन, फैट्स जो रहते हैं, फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होगा आपके बॉडी में, तो इसके भी वजह से जो है वो क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बढ़ता है। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेविएशन इन ब्लड प्रेशर। समझ में आया क्या फैक्टर्स? यस सर। सर इमोशन से कम भी होता बीपी या सिर्फ हाई होता? और उसमें उस कंडीशन में जनरली बीपी जो है वो हाई होने के ही चांसेस रहते हैं। हाँ, एक आधी शॉक वगैरह जब लगता है ऐसा कुछ, तब बीपी कम हो जाता है। अदरवाइज जनरली इमोशनल स्टेज में एक्सट्रीमली हैप्पीनेस जब होता है तो आप देखो हार्ट रेट जो है वो बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। और जब एक्सट्रीम सैडनेस है उस वक्त भी ऐसा होता है। और जब शॉक है, अनएक्सपेक्टेडली अगर किसी ने आपको अगर सरप्राइजिंगली कुछ अगर हो गया तो सडनली ब्लड प्रेशर उस कंडीशन में बढ़ता है। सैडनेस में जनरली कम होने के चांसेस है, हैप्पीनेस में बढ़ने के चांसेस है, और कोई ऐसा जो है वो में ये होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्लड प्रेशर के डेविएशन। अभी अपन ने देखा कि 120/80 mm ऑफ Hg ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अपना, ठीक है, 120/80 mm ऑफ Hg। ये ब्लड प्रेशर अगर समझो 140/90 mm ऑफ Hg ये वैल्यू को अगर रीच करना है तो इट इज ब्लड प्रेशर, तो ये हाई ब्लड प्रेशर है। और अगर यही ब्लड प्रेशर आपका 90/60 mm ऑफ Hg को अगर रीच कर रहा है तो ये आपका लो ब्लड प्रेशर है ना, लो ब्लड प्रेशर। ये तीन कंडीशंस ध्यान में रखना है आपको। नॉर्मल है 120/80 mm ऑफ Hg, हाई ब्लड प्रेशर की वैल्यू मतलब 140/90 या उसके अबव, एंड लो ब्लड प्रेशर मतलब 90/60 या उससे कम। तीन जो कंडीशंस है वो नोट डाउन करके रखो। कभी कभी इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है कि हाइपोटेंशन का जो है वो मीनिंग क्या होता है। हाइपोटेंशन, तो हाइपोटेंशन मतलब कम हो जाना, हाइपरटेंशन मतलब बढ़ जाना। मेरे माइक, किसी का माइक ऑन है क्या? यस सर। धनश्री सर, धनश्री। ये जो है वो ये दोनों चीजें लिख लिए क्या आप लोगों ने? ये नॉर्मल, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन लिख लिया इसको? यस सर। कंडीशन कभी अगर एमसीक्यू के लिए अगर आती है कि हाइपरटेंशन इंडिकेट्स, तो उसमें आपको ब्लड प्रेशर के वैल्यूज दिए रहेंगे। हाइपरटेंशन मतलब ये हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सर ये एंजाइटी कब होती है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर ये एंजाइटी कब होती है? एंजाइटी मतलब डर लगना, किसी भी चीज के वजह से अपने को जब डर लगता है उसको एंजाइटी बोलते हैं अपन। कोई भी चीज, फिर वो चाहे कोई आपके सामने आ रहा है, किसी से आप डरते हो वो आने की वजह से, या बाकी अदर कोई भी ऐसी चीज, कंडीशन जहां पे अपने को डर लगता है, फियर, एंजाइटी, तो उस वक्त भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। वो आपके इमोशनल्स में आएगा, इमोशनल इसमें आता है। सर ये सबको होती है क्या? सभी को रहती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों की एंजाइटी होती है हर किसी को खाने से एंजाइटी रहती है, किसी को जो है वो एग्जाम से रिलेटेड एंजाइटी होती है, किसी को पब्लिक प्लेसेस में जाने से एंजाइटी होती है। डिफर करता है सबका एंजाइटी का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? सर यस सर, थैंक यू सर, बाय सर। इसके आगे का अपन कल देखेंगे। हाउ, थैंक यू एंड बाय बाय। Thank you sir. Bye sir. Thank you sir. Bye. ओके, बाय। Have a nice day sir. यस, थैंक यू।